हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स के दो नए टॉपिक लेके आए हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, दूसरा आपका है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने इन दोनों टॉपिक को। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। तो यहाँ से हम दूसरा टॉपिक हटाते हैं यहाँ से पहले, तो यहाँ से आपका ये हम डिलीट करते हैं यहाँ से और देखते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। जैसे देखिए आपका ये कोई मीडियम है, यहाँ से आपका ये कोई सरफेस है, ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। मीडियम 1 मान लीजिए रेयर है आपका और दूसरा मान लीजिए डेंसर है, ठीक है। अब रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है लाइट वाला, तो आप लोग सर्च कीजिए पीसीएम वाला, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप लोग पहले ये सब देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग ये देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट लाइट रे है, यहाँ पर स्ट्राइक की ये कौन सी लाइट रे है, यहाँ से हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम। तो ये आपकी मान लीजिए कौन सी रे है, ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये आपका है सरफेस, ठीक है। जहाँ पे पड़ी यहाँ पर हम नॉर्मल बना देते हैं। अब ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल हमें एक आइडिया देता है कि कितने एंगल बनेंगे, एंगल का हमें एंगल बताता है, ठीक है, एंगल का आइडिया देता है। अब यहाँ पर एंगल यहाँ पर हो गया ये नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। अब हमें पता है कि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो किस ओर बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड्स हो जाती है। बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नॉर्मल की तरफ वेंड हो गई, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल और ये आपकी जो है, ये आपकी जो रे है ये वाली रे, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे। और इसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे होती क्या है, जैसे कि आपकी जो लाइट रे होती है, अगर वो जिस रास्ते से आई है, अगर हम लाइट को लौटाएंगे ना तो उसी रास्ते से वो लौट कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए हम इसे अब रेयर डेंसर से रेयर में भेजेंगे तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ये। अब यहाँ पर हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस लॉ को फॉलो करती है, स्नेल्स लॉ को। अब आपको स्नेल्स लॉ भी नहीं पता है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, वहाँ पर मैंने स्नेल्स लॉ भी आपको बताया है। तो आप लोग सर्च कीजिए पीसीएम वाला, तो वहाँ पर आपको ये वाला वीडियो, जितने भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, आपको वहाँ पर ये सब वीडियो मिल जाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, लाइट क्या है, ये सब मैंने, और रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में मैंने पहले से ही बना रखा है। आप लोगों को वहाँ से ये सब मिल जाएगा, आप लोग पहले उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा लॉ फॉलो होगा, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, ये जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर हो जाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं n1 मतलब कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब कि यहाँ पर जो आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर 1 2 दिखा रहे हैं, मतलब कि ये 1 से लाइट 2 में जा रही है। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लीजिए लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये वाला जो आपका एंगल होगा ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ, आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड होगा यहाँ पर हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, यहाँ से साइन आई इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी गेट
थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, वी गेट इट, बढ़िए आराम से लिखते हैं इसे। तो साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इक्वल हो जाएगा 1 and 2, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू 2 and 1। यहाँ से साइन साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, यहाँ से बचा क्या 1 and 2, यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं इसे हम। अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना हो जाएगा 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 के बराबर। मतलब कि अगर हमें एयर से यहाँ से जो आपका ये यहाँ से अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम यहाँ से अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पे जो आज हमें पढ़ना है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, आपको ये अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो होगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए पहले यहाँ पर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये वाला एंगल आपका बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर जल्दी में मैंने रिफ्लेक्शन लिख दिया, यहाँ पर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये आपकी लाइट कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव रे हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यही लाइट रेयर और डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये आपका एंगल ऑफ क्या बन जाएगा, इंसिडेंट बन जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, हम इन्हें मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, यहाँ से हमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे मिल गई। ठीक है, तो ये आपका पूरा डेरिवेशन था, क्या होती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज का। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए और यहाँ से हम इसे मेंशन कर देते हैं, ये आपका कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ कौन सा है, इंसिडेंस है। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तब के लिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन पर जैसे ही लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस ये आपका बन जाएगा आर वाला, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिटरेचरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले हम देखते हैं रिवर्सिबिलिटी आपके जो लाइट रे है उसमें अगर 3 मीडियम हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर लिटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इफ़ 1 2 3 मीडियम। ठीक है, कितने मीडियम है आपके, 3 मीडियम है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 2 मीडियम है तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। सब साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई, ये दोनों मतलब कि आपस में कट जाएंगे, ये बराबर आ जाते हैं 1 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 मीडियम है तो अब भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3। ठीक है, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या हुआ, अब हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ से ये आपका यहाँ पर W हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 अपान में हो जाएंगे 1 अपान n2 इंटू 3n1 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि 2n1 किसके बराबर होता है, 1 अपान 1n2 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपान में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1 अपान 1n2 अपान 1n3। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2n3 इक्वल क्या हो गया, 2n3 इक्वल हो गया 1n3 अपान 1n2 हो गया। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे यूज करेंगे, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 3 मीडियम, एक एयर है, एक आपका क्या है वाटर है, दूसरा आपका क्या है ग्लास है। हमें क्या दे दिया गया, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, और हमसे पूछ लिया कि भैया आप वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। तो यहाँ पर हमें पता है इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से ANW इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ से हम इस तरह बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा WNG इंटू यहाँ से हो जाएगा GNA इक्वल आपका 1 के बराबर हो गया। पहले लाइट एयर से वाटर में गई, फिर वाटर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से फिर एयर में चली आई। अब इनका सबका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हमें चाहिए कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए। तो यहाँ से इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम ले आते हैं यहाँ पर इसके नीचे। तो यहाँ पर ANW इंटू GNA अभी हमने पढ़ा, ये क्या हो जाएगा A मतलब कि 1 अपान में ANG हो जाएगा। तो यहाँ से W, यहाँ से इसे हम पहले ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ से ANW अपान में हो जाएगा ANG। अब ये ऊपर चला गया तो WN यहाँ से NWG इक्वल आ जाएगा ANG अपॉन ANW। मतलब क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से आपका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर के, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ें गिवन होगी और इसे हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर का हम मेन टॉपिक। तो यहाँ पर क्या है हमारा मेन टॉपिक, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। ये किस बला का नाम है भाई, ये होता क्या है, ये किस बला का नाम है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी बला आ गई भाई क्लास 10th वालों के ऊपर, ये कौन सी बला है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका है व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ traced by an incident ray and the path traced by the emergent ray coming out from the glass slab is known as literal displacement। अब जो literal displacement की जो फिनोमिना होता है ये ग्लास स्लैब में होता है। ये होता क्या है, जो आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो इसका ओरिजिनल पाथ होगा, और जो इमर्जेंट रे है, इनके जो बीच का जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसे बोलते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। यही इस बला का नाम है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट यही होता है ये बला। ये आपका देखिए ग्लास स्लैब में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो गया लिटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से समझिए जैसे ये आपका कोई ग्लास स्लैब है, थोड़ा हम नीचे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये आपका कोई ग्लास स्लैब है मान लीजिए, तो यहाँ से हम इसे नाम दे देते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है। अब इस पे लाइट पड़ेगी, कोई लाइट पड़ी यहाँ से, तो यहाँ पर ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, ऐसे रुकिए हम इसे सही से ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे ड्रा कर दिया। अब क्या होगी, लाइट ऐसे बेंड हो जाती है भाई। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है, ठीक है। ये आपकी लाइट बेंड हो गई। ये आपका मान लीजिए एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पड़ी तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया हमने। अब ये किस में जाएगा, ये है आपका डेंसर मीडियम, ये आपका है रेयर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। ये ऐसे हो गई लाइट, कुछ रुकिए देखिए हम इसे सही बना देते हैं, ऐसे हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए ये ग्लास स्लैब ना होता
तो ग्लास स्लैब ना होता तो ये पहले इससे पहले देखिए यहाँ से ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। अब ये जो नॉर्मल और ये अब ये जो रे निकली ना, अब इसे हम आपकी रिफ्रैक्शन रे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन रे नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिनोमिना हुआ, क्या हुआ, जो ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बराबर हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस के, मतलब आई इक्वल हो गया ई के। ये भाई क्या हो गया, आई किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। तो यहाँ से यही अच्छा फिनोमिना हुआ, जो आई है ये ई के इक्वल आ गया। अब मान लीजिए ये ग्लास स्लैब ना होता, तो ग्लास स्लैब ना होता तो ये आपकी जो लाइट रे है ये ऐसे अपने ओरिजिनल पाथ पे जाती, ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ पे जाती। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, इस ग्लास स्लैब से लाइट क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो वही तो लिखा गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आपका क्या है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और आपके इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका जो हुआ है, ये मान लीजिए ये आपका हुआ है, ठीक है, इसे बोलेंगे, इसे हम मान लेते हैं डी से डिनोट कर देते हैं यहाँ से, ये आपका है लिटरल डिस्प्लेसमेंट, लिटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये आपका क्या हो गया, लिटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में शिफ्ट होने के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लिटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही लिखा गया है, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ट्रेस्ड by incident ray and the path traced by the emergent ray coming out from the glass slab is known as the literal displacement। मतलब कि अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो इंसिडेंट रे जो आपकी है ये ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन फिर ग्लास स्लैब होने से क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गई। अब ये जो है ओरिजिनल पाथ है, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में शिफ्ट हुई है, तो इसे हम बोलेंगे लिटरल डिस्प्लेसमेंट, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट को आप एक प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए, लिटरल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब, ठीक है, व्हेन लाइट रे या कमिंग फ्रॉम या बोलिए पास थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं, ये आपका ज़्यादा सही पड़ेगा। व्हेन लाइट रे पास थ्रू अ ग्लास स्लैब देन द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द ये जो इमर्जेंट रे है पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, फिर उसके बाद प्रोड्यूस फॉरवर्ड, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस फॉरवर्ड बट लिटरली डिस्प्लेसमेंट फॉर इट एंड पैरेलली शिफ्टेड फ्रॉम इट। ये आपका हो गया लिटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर से आप लोग सुनिए, व्हेन लाइट रे पास थ्रू अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड बट लिटरली डिस्प्लेसमेंट फॉर इट एंड शिफ्टेड एंड क्या हो जाएगा, यहाँ से पैरेलली शिफ्टेड फ्रॉम इट हो जाएगा। ये आपका हो गया लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम इसे प्रूव करते हैं आई इक्वल ई कैसे होता है। तो आप लोग पहले इसे फिगर बना के पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। आपका जो आई इक्वल ई होता है इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें तो पता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सा लॉ लगता है, आपका स्नेल्स लॉ लगता है। तो यहाँ से आपकी ये एयर है, ये ग्लास है, यहाँ पर ये आपका फिर एयर है। तो आपकी जो लाइट रे है एयर से ग्लास में गई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ANG इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। ये हो गया कि नहीं, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना था। तो यहाँ पर लाइट कहाँ पर गई है, लाइट एयर से ग्लास में गई है, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो गया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरे में ये ग्लास से निकल के कहाँ पे गई है, एयर में। उस समय आपका जो
एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो r है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है e है। तो यहाँ से GNA आपका कितना है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस r है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन e है। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम मान लीजिए पलट देते हैं यहाँ से GNA, ऐसे हम इक्वेशन को उल्टा करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन E अपॉन साइन R हो गया। और हमें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा था 2n 1 इक्वल 1 अपॉन 1 and 2 या 1 and 2 इक्वल 1 अपॉन 2 and 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ANG के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए आपका AN, यहाँ से GNA बराबर हो जाएगा ANG, या ANG मैं लिखना चाहूँ ANG इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये G है, ठीक है, ANG किसके बराबर होगा, GNA के। तो यही तो लिखा गया है, तो इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो ANG इक्वल कितना हो जाएगा, साइन E अपॉन साइन R, क्या कर दें, साइन E अपॉन साइन R। अब ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। इसे हम हटा सकते हैं यहाँ से, अब डिलीट कर सकते हैं इसे। तो चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसे भी कर देते हैं, आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। आपका जो ये लेफ्ट साइड है देखिए बराबर दिख रहा है दोनों में, हाँ बराबर दिख रहा है, तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से देखिए ये आपका लेफ्ट साइड था, ये बराबर हो गया, राइट साइड अपने आप बराबर, साइन I अपॉन साइन R इक्वल साइन R अपॉन साइन, और सॉरी यहाँ पर पहले E होगा, सॉरी यहाँ पर साइन E अपॉन साइन R हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन R से साइन R कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, बचा कितना, साइन I अपॉन साइन E बचा, क्या बचा, साइन I अपॉन साइन I इक्वल साइन E बचा, यही इतना बचा। अब मान लीजिए बहुत स्मॉल एंगल के लिए I इक्वल क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से, तो ये चीज़ हो गई आपकी I इक्वल E, प्रूफ हो गया कि नहीं, हमें यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं स्नेल्स लॉ की हेल्प से। तो स्नेल्स लॉ आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, स्नेल्स लॉ मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है, तो आप लोग स्नेल्स लॉ देख लीजिए और लिटरल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। अब इसका लिटरल डिस्प्लेसमेंट का हम फार्मूला भी बता देते हैं, ये आपका वैसे यूज तो नहीं होता 10th में, हम ऐसे आपको बता देते हैं। यल इक्वल होता है, या आप डी माने थे ना, तो डी इक्वल हो गया यहाँ से टी साइन I माइनस R अपॉन कॉस R, ठीक है। टी क्या है, ग्लास स्लैब की थिकनेस है, साइन क्या है, और I क्या, सॉरी साइन नहीं, I क्या है आपका, I आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंट, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है, ये 10th में यूज नहीं होता, लेकिन पर आपको याद रखना है तो रख लीजिए, ठीक है, कोई आपका ज़्यादा यूज नहीं है इसका कि ये आपके ऊपर इस पे क्वेश्चन आएंगे, तो इस पे क्वेश्चन कुछ नहीं आता, बस मैं आपको एक जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्या होता है, डी इक्वल आपका होता है टी साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। तो आपको समझ में आया ना ये लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि लिटरल डिस्प्लेसमेंट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका लिटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है। तो आपका पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, किस पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, लिटरल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसे हम L डॉट डी से डिनोट करेंगे, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में LD लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जितना ज़्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा आपका फैक्टर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आता है,
आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम n से डिनोट करते हैं। तो आपका n जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, उतना ज़्यादा लिटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये आपका जो ये ऊपर का हमने साइन लगाया है उतना मतलब कि ये बड़ा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और तीसरा फैक्टर आपका क्या होता है, तीसरा फैक्टर आपका होता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब ये आपका होता है। हम थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब को किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल टी से डिनोट किया हमने। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब होगा उतना ज़्यादा लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर उसके बाद बात आती है चौथे फैक्टर पे। चौथा फैक्टर है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ लेंथ TH होगा, ठीक है। लेंथ वेवलेंथ पे आती है। तो वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा जितना कम होगा उतना ज़्यादा लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, लैम्डा कम होगा उतना ज़्यादा लिटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपकी जो वायलेट कलर की जो लाइट होती है उसका लिटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ से आपका हो गया बिग, ठीक है, ये आपका होता है। यहाँ से इस तरफ जो होता है आपका क्या होता है, इस तरफ होती है वेवलेंथ इंक्रीजिंग। तो इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो जो रेड लाइट होगी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वायलेट इस तरफ है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो वेवलेंथ जिसकी कम होती है उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ मतलब जितना कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो वायलेट की सबसे ज़्यादा लिटरल डिस्प्लेसमेंट, रेड कलर की उससे कम। तो ये थे फैक्टर ऑन व्हिच लिटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, मतलब कि किस पे आपका जो लिटरल डिस्प्लेसमेंट है किस पे डिपेंड करता है। तो पहला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा आपका ग्लास स्लैब और चौथा आपका वेवलेंथ। तो आपको याद रहेगा ना कि जो वायलेट कलर होता है इसका क्या होता है, आपका वेवलेंथ जो है इसकी कम होती है तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। रेड कलर की क्या होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो आपको ये याद रहेगा। तो ये था आपका पूरा वीडियो जहां पर हमने आपको दो टॉपिक पढ़ा है। पहला रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, दूसरा आपका लिटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।